सेकेंड ईयर का जो अर्थशास्त्र है, जिसमें फर्स्ट पेपर शिक्षा एवं मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, उसमें मैं आपको शिक्षा के बारे में बता चुकी हूँ। अब मैं आपको मनोविज्ञान के बारे में बताऊँगी। ठीक है। मनोविज्ञान को अंग्रेज़ी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। पहला साइकी और प्लस लॉगस, दूसरा शब्द है लॉगस। पहला शब्द कौन सा है? साइकी, और दूसरा शब्द है लॉगस। तो साइकी का जो अर्थ हुआ वो होता है आत्मा, और लॉगस का जो अर्थ होता है वो होता है अध्ययन। अगर हम इन दोनों शब्दों को मिलाते हैं तो दोनों का शब्द मिलाने पर जो अर्थ निकलता है वो है आत्मा का अध्ययन। पहले इसको आत्मा का अध्ययन माना जाता था, परंतु आज आधुनिक युग में इसको आत्मा का अध्ययन ना मानकर इसको कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने रूप में परिभाषित किया है। पहले मनोविज्ञान जो था उसको दर्शन शास्त्र में सम्मिलित किया गया था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आधुनिक युग में दर्शन को अलग और मनोविज्ञान को अलग माना गया। अब मनोविज्ञान का इतना बड़ा क्षेत्र हो गया है कि उसको अकेले ही उस क्षेत्र से संबंधित किया गया। ठीक है। तो हर मनोवैज्ञानिक ने जो साइकोलॉजी शब्द है उसको अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। तो चलिए जानते हैं पहला क्या है। पहले जो स्टार्टिंग में इसको आत्मा का विज्ञान माना गया था। इसका विज्ञान पहले जब स्टार्टिंग हुआ था, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान जो शब्द है उसको आत्मा का विज्ञान रूप में संबोधित किया गया था। इसके जो समर्थक थे वो थे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि जो यूनानी मनोवैज्ञानिक थे, इनको इसका समर्थन दिया। लेकिन जैसे जैसे 16वीं शताब्दी आई वैसे इसको बिल्कुल नकार दिया गया कि इसको आत्मा का विज्ञान नहीं माना गया। फिर दूसरा था मस्तिष्क का विज्ञान, यानी कि 16वीं शताब्दी के ख़त्म होते ही मध्य युग में इसको मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। जो इटली के दार्शनिक थे पैम्पोनोजी ने इसको आत्मा के विज्ञान के रूप में मन के विज्ञान के रूप में इसको परिभाषित किया था। ठीक है। फिर आया चेतना के विज्ञान के रूप में। जैसे 16वीं शताब्दी में वाइवस, विलियम हुंट, जेम्स सैली ने इसको चेतना के विज्ञान के रूप में माना। ठीक है। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसमें चेतन के संबंध में अध्ययन किया गया। फिर बाद में अचेतन, अर्धचेतन, इन सबको भी इसी में सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक है। फिर धीरे धीरे इसको भी नकार दिया गया। इसको नकारने के बाद जो चौथा आया यानी फोर्थ आया वो आया व्यवहार का विज्ञान। ठीक है। 20वीं शताब्दी में आरंभ में इसको व्यवहार का विज्ञान माना गया। वॉटसन और वुडवर्थ ने और स्किनर ने इसको व्यवहार का विज्ञान माना। उन्होंने कहा कि जैसे जैसा मनुष्य व्यवहार करता है वैसे ही उसकी सोच होती है। ठीक है। वॉटसन ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार को निश्चित करता है, यानी जो मनोविज्ञान है वो हमारे व्यवहार को बताता है कि हमारा व्यवहार कैसा है। फिर वुडवर्थ ने क्या कहा? मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी कि जैसा मनोविज्ञान है और व्यक्ति जैसा भी सोच रखता है, जैसी क्रिया करता है, वैसा ही उसका व्यवहार हो जाता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, वुडवर्थ ने अपना एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने ये निष्कर्ष में कहा कि सबसे पहले मनोविज्ञान को
आत्मा ने त्याग दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मन और मस्तिष्क ने भी त्याग दिया, फिर उसके बाद चेतना ने भी त्याग दिया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ठीक है, पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान क्या कहा गया, और इन तीनों विज्ञानों को उसमें मनोविज्ञान ने त्याग दिया। जो लास्ट में बचा वो बचा व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, अब हम कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं। मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या है? तो मनोविज्ञान की परिभाषा में स्किनर ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, फिर मन ने क्या कहा? मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज है। ठीक है, क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मनोविज्ञान की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ साइकोलॉजी। तो नेचर क्या है? मनोविज्ञान में ज्ञानात्मक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है यह सार्वभौमिक, सार्वकालिक तथा शाश्वत है, यानी कि जो इसकी प्रकृति है ये हमेशा रहेगी। ठीक है, लंबे समय तक रहेगी और कभी मिटेगी नहीं। ठीक है, मनोविज्ञान में मानव के अलावा पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। हम अगर ये सोच लें कि केवल मनोविज्ञान केवल मनुष्यों का ही अध्ययन करता है तो नहीं, वो जानवरों, पशुओं का भी जो व्यवहार होता है उसका भी वो अध्ययन करता है। ठीक है, यह व्यक्ति के भौतिक एवं सामाजिक व्यवहार का भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान क्या करता है? जो उसके भौतिक यानी और सामाजिक व्यवहार है उनका भी वो अध्ययन करता है। फिर है मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन मनोदैहिक प्राणी के रूप में करता है। ठीक है, यह सजीवों के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह न केवल मानव व्यवहार का अध्ययन करता है बल्कि मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का भी वो अध्ययन करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में। तो मनोविज्ञान का जो क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ये हर क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। तो पहला जो क्षेत्र है वो है सामान्य मनोविज्ञान, यानी कि देखा जाए तो सामान्य मनोविज्ञान में सामान्य जो प्राणी होते हैं, नॉर्मल जो प्राणी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उन सभी का वो अध्ययन करता है। फिर दूसरा है असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान क्या हुआ? जो कि असामान्य व्यक्ति होते हैं, यानी ये जो जिनमें कुछ साइकोलॉजिकल रूप से कमी पाई जाती है, जैसे कि वो झलक स्मृति भ्रंश होता है या किसी भी डिसऑर्डर होता है, उनके बारे में वो अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर है मानव मनोविज्ञान। इसमें क्या कहा गया? मानव मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्यों के व्यवहार का वर्णन, पूर्व कथन व नियंत्रण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो मानव का, मनुष्यों का जब वो बोलता है या कहता है उस चीज़ का अध्ययन करते हैं। यानी कि हमें समझ में आ जाता है, जब वो मनुष्य कुछ भी बात करता है तो समझ में आ जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, फिर आ जाता है पशु मनोविज्ञान। पशु मनोविज्ञान यानी कि मनुष्यों के साथ साथ पशुओं का भी अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हम देख लेते हैं कि कौन सा जानवर क्रूर है, उसके व्यवहार से ही पता चल जाता है कि वो जानवर अब क्या करने वाला। कुत्ते का व्यवहार अगर देखा जाए तो उसके मालिक के प्रति क्या होता है, तोते का व्यवहार हम देखकर बता सकते हैं, बिल्ली का व्यवहार, यानी कि जितने भी हमारे पशु हैं उनका व्यवहार देख के उनका अध्ययन किया जाता है, उनके मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फिर आ जाता है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान क्या?
मनोविज्ञान के क्षेत्र जो होता है बालकों का भी अध्ययन करता है, जैसे कि जब से बच्चा गर्भ में आता है, गर्भ से निकलने के बाद बच्चा क्या क्या क्रियाएं करता है उन सभी का अध्ययन किया जाता है, जैसे शैशवावस्था में, बाल अवस्था, किशोरावस्था, यौनावस्था, इन सब का अध्ययन मनोविज्ञान के द्वारा होता है। तभी हमें पता चल पाता है कि किस अवस्था में बच्चा कैसा व्यवहार करेगा। फिर आ जाता है किशोर मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान क्या होता है कि इसमें 13 वर्ष की आयु से लेकर जो 20 वर्ष की आयु तक बालक होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एक मतलब कि प्रयोग में बताया गया कि ये जो क्षेत्र मतलब कि समय होता है, ये समय में बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, उनके बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनको उन चीज़ों से बचाने के लिए ही इस चीज़ का अध्ययन किया गया, ताकि उनको गलत रास्ते पे जाने से रोका जा सके। फिर है विकासात्मक मनोविज्ञान, यानी कि हर क्षेत्र में विकास, मनुष्य का जो हर क्षेत्र में विकास होता है उसके बारे में वो अध्ययन किया जाता है। फिर आता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत यह आता है कि व्यक्ति कितनी जल्दी किसी चीज़ को सीखता है, कैसे सीखता है, किस तरह से वो सीखने का प्रयास करता है, वो शिक्षा मनोविज्ञान में आता है। ठीक है। फिर आ जाता है सैन्य मनोविज्ञान, यानी कि जो भी मिलिट्री में लोग व्यक्ति होते हैं, हमारे सैन्य जवान होते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि कहीं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हैं, या किसी तरह से उन्हें तनाव तो नहीं है। इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। फिर आ जाता है समाज मनोविज्ञान। समाज की जो भी परिस्थितियां हैं उनको देखकर मनुष्य के व्यवहार को आंका जा सकता है। ठीक है। तो जो ये मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है। अगर और भी देखा जाए तो वो और कई क्षेत्रों में मनोविज्ञान समाहित है। ये आज आपकी पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो सेकंड चैप्टर का बनाएंगे।